मनीष आपके बीच इस संदर्भ में हूँ कि एक मुझे वीडियो बनाने से पहले एक संदेश मुझे मिला। संदेश यह रहा कि मनीष बाबू, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान चोट खाने के पर चैन से और नींद में नहीं सोता है, तभी जाकर के सफलता की एक नई राह निकल कर आती है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ही कहा था कि मैं अगला वीडियो दशरथ मांझी माउंटेन मैन का बनाऊंगा। लगभग उन्होंने 22 वर्षों तक अपने जीवन को इस बात में दे दिया। जब भारत आज़ाद हुआ और चंद समय ही आज़ादी के बाद का समय बीता था, और माउंटेन मैन की कहानी से लगभग सभी लोग वाकिफ़ हैं कि उनकी पत्नी का कैसे मृत्यु हो जाता है उस पहाड़ पे चढ़कर जा कर के पानी लाने में, वहाँ से जाने आने की समस्याओं को लेकर। और एक सामाजिक व्यक्ति जो एक ऐसी परिस्थितियों में जी रहा था जिसे हम लोग आदिवासी भी कह सकते हैं, और उस समुदाय से आने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन में मूलभूत संरचनाओं से कोसों दूर रहने वाला समाज, एक पहाड़ी इलाका में रहते हुए किस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी तस्वीर भारत की बदल दी। प्यार की परिभाषा बदलने का जो श्रेय उनको जाता है वह अद्भुत है। लोग अक्सर इस बात को लेकर ताजमहल को कहते हैं कि ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, लेकिन भारत में ही बिहार के कवि हैं, उन्होंने अपने कविता के माध्यम से कहा कि अगर प्यार का प्रतीक कहना हो तो माउंटेन मैन के द्वारा जो पत्थरों को काट करके जो इतिहास रचा गया, साल 1960 जब उनकी पत्नी का देहावसान हुआ दुर्घटना के बाद, और उन्होंने उस समय से लेकर 1982 तक लगभग 22 सालों का सफ़र तय किया, और उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया कि भारत के इतिहास ही नहीं पूरी दुनिया में एक ऐसे प्यार की मिसाल कायम कर दी उन्होंने, जिसका परिचय यह हुआ कि 22 सालों तक एक जुनून को पैदा रख पाना, अपने लक्ष्य को हासिल करने का। लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, घर पड़ोसी रिश्तेदार सब आपको 2-4 साल, 5 साल में यह कहने लगते हैं कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, आप कुछ रास्ते बदल लो। आपकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं, आपके इर्द गिर्द रहने वाले संगी साथी भी कहने लगते हैं कि आप अपने लक्ष्य को छोड़ दो, आपका लक्ष्य जो है बहुत ही अटपटा है। मुझे भी सुनने को मिलता है कई बार मुश्किलों का सामना और ऐसी ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। यह सामान्य रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। सन 1960 से लेकर 1982 तक, तब मैं जन्म भी नहीं लिया था, उस समय में उन्होंने एक ऐसी क्रांति ला दी। 360 फुट लंबा और 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता उन्होंने अपने इच्छा शक्ति के बल पे एक छेनी और हथौड़ी लेकर उन्होंने पूरे पहाड़ को काट दिया, पहाड़ के सीने को छलनी छलनी कर दिया, एक ऐसा रास्ता बना दिया कि भारत सरकार ने सिर्फ उसे गौरव का प्रतीक ही माना, बिहार की सरकार ने गौरव का प्रतीक ही माना, आदर्श ही माना। लेकिन सीख लेने वाली व्यवस्थाएं हमारे सरकारों के अंदर नहीं है। हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाने की रोज होड़ लगी हुई है
लेकिन सामान्य रूप से जो सड़कें हैं उसे न बनाई जाती है, बस उस पर हत्या करने की साजिश रोज रची जाती है। आज से 4-5 साल पहले सराय में भी एक बस दुर्घटना हुई थी, बड़ी बस दुर्घटना हुई थी, दर्जनों लोग मारे गए थे। लेकिन कोई भी दुर्घटनाओं से भारत के अंदर की जो कानूनी व्यवस्था है, संरचनाएं हैं, यहाँ के जो नेता हैं वो कुछ सीखते नहीं, और ना ही हमारी संसद और संविधान और सदन में बैठे हुए जो हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनकी बुद्धिमत्ता इतनी बड़ी है कि वो इस तरफ ध्यान भी दे सके, वो सीख भी सके कि हमको भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। माउंटेन मैन के नाम पे कुछ योजनाएं भी लागू हो जाएंगी, कुछ उनके नाम से योजनाओं के साथ साथ बहुत सारे प्रोपेगेंडे भी चलेंगे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बदलते हुए दिख नहीं रहा है, या उनसे सीखने की जो या प्रेरणा लेने की बात होनी चाहिए वो सरकार के अंदर नहीं। सरकार हो सकता है कि उस समय हमारे पास इतनी संसाधन नहीं रही होगी, हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत रहा होगा, लेकिन आज सीधे तौर पे जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से डिजिटल युग आ रहा है। याद होगा कि 2000 के समय में, यानी सन 2000 में कर लो दुनिया मुट्ठी में का एक बड़ा जुमलेबाजी इस देश में आया था, और एक बिजनेस टाइकॉन के रूप में अंबानी परिवार ने बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाने की बात कही थी, और उन लोगों ने पुनः मोबाइल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाया और जियो के नाम से, और भारत के प्रधानमंत्री को एज अपना एडवर्टाइजर के रूप में प्रेजेंट किया, और भारत के प्रधानमंत्री ने अपने फ़ोटो का, तस्वीर का और उनके मार्केटिंग में कोई कोताही भी नहीं बरती, और एक बिजनेसमैन के परिवार के पैरों के नीचे भारत के प्रधानमंत्री का देखना पूरी दुनिया को शायद गर्व हुआ होगा। मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियाँ आज भी शायद दशरथ मांझी जैसी ही बनी हुई है भारत की उन सभी लोगों के लिए जो कि आम आदमी है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही संकट का दौर चल रहा है। मैं इस वीडियो में एक नवयुवक की भी चर्चा करना चाहता हूं, इसलिए कि 6 तारीख को 6 जनवरी इसी साल उसके फार्म हाउस का जो मुर्गा फार्म वो खोल रखा था, उसका परिवार उसी से चलता था। उसके खेत में कुछ पौराणिक चीज़ें, वैशाली के धरोहर, बुद्ध काल से लेकर उसके पीछे के भी धरोहर कुछ मिले। वो छोटा छोटा ईंटा खपटा जो होता है सब कुछ समेट कर, छोटे छोटे मूर्ति वगैरह जो मिले सबको समेट कर नगवा म्यूजियम बनाया। नगवा गांव वही गांव है जहां से वीर सिंह पटेल आते हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सदन के कई बार सदस्य रह चुके हैं। उनके अपने भतीजे सिद्धार्थ पटेल चुन्नू पटेल के नाम से प्रचलित हैं। वैशाली से आज चुन्नू पटेल विधायक भी हैं, और उसके बावजूद कि चित्तरंजन पटेल का घर उनके घर से महज 50 मीटर से भी कम दूरी पर है, उसके बावजूद आज 15 तारीख है, यानी 10 दिन का समय बीत चुका है। अब तक वैशाली के विधायक अपने गांव के, पड़ोस के भाई भतीजा जो भी लगते हों, उनसे एक बार भी पूछा नहीं कि आखिर कैसे हुआ। यह सवाल उठ सकता है कि वह लड़का भी तो नहीं आया, क्यों जाएगा?
एक विधायक अपने आप को अगर मालिक समझ रहा है, मुझे याद है कि जब मैं 2012 लास्ट और 13 में जब मैंने काम शुरू करना बिहार में शुरू किया, हाजीपुर में शुरू किया, तो हर दूसरी मर्डर हत्या के बाद, जमीन कब्जाने के बाद, किसी का दुकान ढा देने के बाद हाजीपुर के वर्तमान विधायक उस समय नित्यानंद राय थे, उनका FIR में नाम हो जाता था। और हर घटनाओं के बाद नित्यानंद राय जो आज गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उनका नाम आता था। और जैसे ही उनका नाम आता था पुलिस भी सक्रिय हो जाती थी, लेकिन आम आदमी पे कभी सक्रिय होते हुए मैंने पुलिस को, वैशाली पुलिस को नहीं देखा। और FIR भी आम आदमी का नहीं लिया जाता था। और उस दौर में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सोमैन टेलर था, उसका भी JCB से पूरा का पूरा उखाड़ दिया गया था दुकान, और उसी जगह पे आज हाजीपुर में बिग बाज़ार बना है। बिग बाज़ार बनाने को लेकर ही किसी का परिवार पूरा उजाड़ दिया गया। लेकिन भारत का संविधान, भारत की संवैधानिक संरचनाएं एक विधायक को केंद्रीय राज्य मंत्री तक बना दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि कुछ और हत्याएं हो जाते। लेकिन उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी KM गुप्ता हुआ करते थे, कृष्ण मुरारी गुप्ता, जिनका 2014-15 के बाद मुझे लगता है कि डिमोशन हुआ और वो DSP बनने जा रहे थे, और उनका डिमोशन हुआ। सुनने में आया कि 4 से 5 स्तर पे उनका डिमोशन हुआ, और फिर से पुनः जिस पद से ज्वाइन किए थे उसी पद पे उनको जाना पड़ा। और यानी कि अब वो पूरी ज़िंदगी वो एक सामान्य दरोगा के रूप में ही शायद रह पाए। प्रमोशन की संभावनाएं उनके जीवन में नहीं कभी आ पाएगी। दुष्कर्म का सज़ा तो मिलता है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। राजनीतिक परिपाटी में लोग भूल जाते हैं। मैं यहाँ मेरी जो पत्रकारिता है उसको लेकर के बहुत लोगों में भय नहीं कहूँगा, लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ओपन बात करता है। जैसे मैंने अभी नित्यानंद राय का नाम लिया, कई अतुल हत्याकांड में, ज़मीन कई कब्जों में, आज कई ऐसे हाजीपुर शहर में मठ मंदिरों के ज़मीन है जिस पे नित्यानंद राय का कब्जा है, उनके लोगों का कब्जा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री जो भाजपा के ही हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई हम मठ मंदिरों के ज़मीन को कब्जा से हटाएंगे। पहले तो अपने विधायक और सांसदों और मंत्रियों के जो कब्जे में है उसी से पहले ले लेता तो बड़ी बात होती। लेकिन मैं सिद्धार्थ पटेल की बात कर रहा था, वैशाली विधानसभा के। मुझे पता चला कि मेरे बहुत प्रयास के बाद मैं लगभग दर्जन बार DSP साहब राघव दयाल जी को मैंने फ़ोन किया। वो भी जैसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे मेरे फ़ोन से, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मुझे पता चला कि जो वैशाली थाना अंतर्गत एक OP आता है पटेरी बेलसर, उसी थाना क्षेत्र में OP थाना क्षेत्र में ही नगवा गांव आता है। और वहाँ पे अशोक राम जो है थाना अध्यक्ष हैं। अशोक राम मैं अशोक राम से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हाजीपुर में यातायात प्रभारी एक महिला कोई हुआ करती थी। कई बार मुझे पता चला, उस संबंध में यह भी पता चला कि SP DSP DM कोई भी जल्दी मुंह नहीं लगाता था वो महिला से। और इसलिए नहीं लगाता था कि वो हमेशा कहती थी, क्योंकि आम आदमी पे उसने उस जो यातायात प्रभारी थी उन्होंने कई बार SC ST एक्ट किया। बहुत ही स्मार्ट पर्सनालिटी की थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे यह नहीं पता चलता था कि उनके नाम में भी कहीं कोई जातिगत सूचक टैग नहीं था। उनके जो बैच लगे होते हैं सीने पे, तो उस बैच में भी कहीं नहीं था कि उनके जाति का कोई भाव बोध हो। फिर भी वो दर्जनों केस लोगों पे किए, जातिगत की, हमें गाली दिया, मैंने हमें विभिन्न प्रकार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कई वर्ड
भारत के संविधान में बैन किए गए हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है किसी शब्द को बैन करना, फिर भी खैर हुआ। उसमें कई बार पता चला कि उस महिला के डर से कि SC/ST एक्ट DMSP पे भी कर सकती है, वो धमकी देती थी कि मेरे बीच में बोलिएगा तो आपके ऊपर भी कुछ कर दूंगी, ऐसा सुनने में आता था, जो मेरे सूत्र बताते हैं। एवं पब्लिकली भी इस बात की गहमागहमी बहुत रही है। वही स्थिति मुझे लगा कि DSP साहब डायरेक्ट कह नहीं पा रहे थे, और कई बार कहने के बाद भी अगर थाना प्रभारी FIR दर्ज नहीं कर रहा था, तो लास्ट में 10 तारीख को मैंने पुनः राघव जी से आग्रह किया कि सर इसका क्या निदान होना चाहिए। तब उन्होंने लालगंज के जो इंस्पेक्टर हैं सुनील जी, उनको कहा, वो फिर 11 को वहाँ पे गए, घटनास्थल पे गए, CO गए, कई पदाधिकारी घटनास्थल का विजिट किया, जबकि चितरंजन पटेल से किसी ने पूछा भी नहीं। उसके बावजूद भी बहुत मुश्किल से CO ने वगैरह सब जाने के बाद अब तक कोई उनको मुआवजा या किसी बात की तो चर्चा भी नहीं है, उसकी तो बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन अशोक राम जी ने FIR 11 को दर्ज किया, लेकिन बहुत मुश्किल से वह FIR दर्ज हुआ, और इसलिए दर्ज नहीं हो रहा था क्योंकि थाना प्रभारी ने कई पत्रकारों के बीच में भी बोला कि आप इस खबर को मत छापिएगा ज़्यादा, और जो वहाँ पे विजिट किए अधिकारी पदाधिकारी, उसके साथ कई मीडिया कर्मी भी गए थे, किसी ने कोई खबर नहीं छापी, इसलिए कि थाना प्रभारी जो अशोक राम है कई जगहों पे कहे, कई लोगों पत्रकारों के बीच में भी कि उनके साथ जो बातचीत है उसमें सिद्धार्थ पटेल ने मना किया था FIR नहीं होना चाहिए। तो यह जो बड़ा जांच का विषय है कि इस तरह की बातें भी जो मैं 12 में सुना करता था, देखा करता था, वह आज भी पुनः वैशाली की लोकतांत्रिक भूमि पे चल रहा है, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दशरथ मांझी का जो संघर्ष रहा है वह एक अलग था, लेकिन आज संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा संघर्ष करना अब लोगों के लिए बाकी है। तो मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग इन सभी विषयों पे, बिंदुओं पे अपनी सक्रियता को बनाए रखिए और एक बेहतर समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। आवाज़ अगर नहीं बन पाई है किसी का भी, तो बहुत मुश्किल है कि आप भारत को भारत रख पाएँ। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह फिर ईस्ट इंडिया कुछ और भी आ जाएगा। डिजिटल मेकिंग इंडिया यहाँ फ्रॉड इंडिया के रूप में बदल चुका है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई सिंसियर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास इतने मेल गए होंगे, लेकिन किसी मेल का जवाब आज तक नहीं दिया। तब समझ में आता है कि हम कैसी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को अगर वाकई में भारत के प्रति आपकी जिम्मेवारी आपको लगती है कि मुझे निभाना चाहिए, तो आप सभी लोग मिलकर आगे बढ़कर सुनियोजित तरीके से भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में नीलगाय की समस्याओं से जूझ रहे किसानों के संबंध में कुछ चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच बात के साथ आया हूँ कि अब यह जरूरदान पड़ी है कि मैं जो पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र और जनता की आवाज़ को लेकर मैं सरकार के सीधे सवाल खड़े करता हूँ। संसद और के लिए आया कि देख लीजिए संविधान के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल परिस्थितियों को बदलने का एक नया दौर चल रहा है। इसको लेकर के बेचैनी और बौखलाहट बड़ी तेजी से जुमलेबाजी के